तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स पर हमें देखने को मिलने वाली है। नेटफ्लिक्स में इस बिग सबसे बड़ी जो मूवी है वो यही रिलीज़ होने वाली है। साथ ही साथ कई सीरीज़ है जो एक जैसे इतनी ज़्यादा लोगों में इनका क्रेज़ नहीं है, तो एक मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज हम इस मूवी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताएंगे। मैं इस मूवी के टाइटल के बारे में बात की जाए तो टाइटल है ट्रिगर वार्निंग। जी हाँ दोस्तों, ये जो मूवी है नेटफ्लिक्स द्वारा इसे बनाया गया है, तो इसी के बारे में आपको सारी कुछ जानकारी बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के उसे ऑल पर सेट कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ट्रिगर वार्निंग एक आगामी अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो ओटेप शमाया की एक लघु कहानी पर आधारित है। मौली सूर्या द्वारा निर्देशित उनकी पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म है और जॉन ब्रैंकाटो, जोश ओल्सन और हेयली ग्रॉस द्वारा लिखित है। थंडर रोड फिल्म्स और लेडी स्पिटफायर द्वारा निर्मित इस फिल्म में जेसिका अल्बा और एंथनी माइकल हॉल मुख्य भूमिका में है। फिल्म एक कुशल विशेष बल अधिकारी की कहानी है जो अपने दादा की मृत्यु के तुरंत बाद उनके बार का स्वामित्व ले लेती है और जल्द ही खुद को अपने गृहंगर में हिंसक गिरोह के साथ उलझा हुआ पाती है। ट्रिगर वार्निंग को पहली बार जून 2016 में थंडर रोड फिल्म्स द्वारा जोश ओल्सन और जॉन ब्रैंकाटो द्वारा लिखी जाने वाली एक स्पेक स्क्रिप्ट के साथ अधिग्रहित किया गया था और इसे फर्स्ट ब्लड और जॉन विक के बीच एक महिला प्रधान क्रॉस के रूप में वर्णित किया गया है। 3. नेटफ्लिक्स ने बाद में मई 2020 में जेसिका अल्बा को स्टार और कार्यकारी निर्माता और मौली सूर्या को निर्देशन के लिए नियुक्त करते हुए फिल्म का अधिग्रहण किया। 4, 5, 6 सितंबर 2021 में मुख्य कलाकारों में से अधिकांश की शूटिंग सितंबर और अक्टूबर 2021 के बीच न्यू मैक्सिको में होगी। एनिस रोथॉफ ने अगस्त 2023 में फिल्म का स्कोर तैयार किया। ट्रिगर वार्निंग को नेटफ्लिक्स द्वारा 21 जून 2024 को रिलीज किया जाना है। आधार: एक कुशल विशेष बल कमांडो जेसिका अल्बा अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद उनके बार का स्वामित्व ले लेती है और जल्द ही खुद को अपने गृहंगर में सक्रिय एक हिंसक गिरोह के साथ उलझा हुआ पाती है। कास्ट: जेसिका अल्बा, पार्कर, एक मानसिक रूप से पीड़ित सक्रिय विशेष बल अधिकारी। एंथनी माइकल हॉल, सीनेटर इजेकील स्वान के रूप में एक शक्तिशाली राजनीतिज्ञ। मार्क वेबर, जेसी पार्कर का पूर्व प्रेमी जो अब शेरिफ बन गया। जेक वेरी, एल्विस, एक गुस्सैल भाई। टोन बेल, स्पाइडर, एक गुप्त ऑपरेशन पार्टनर और हैकर। एलेजांद्रो डी होयोस, है एरी, जेसी का सदस्य और पार्कर का बेटा। गैब्रियल बेसो, माइक, एक स्थानीय डीलर। काइवी लाइमन, भूत के रूप में। मोहम्मद के रूप में हरी ढिल्लों। नादिव मोल्चो, बेग के रूप में। पीटर मोनरो, मिकी। स्टेफनी जॉन्स, जॉर्जिया। जेम्स कैडी, फ्रैंक के रूप में। जेरी जी, एंजेलो, एडम। लुइस टोरेस के रूप में डेविड डेलाओ। उत्पादन, विकास। 23 जून 2016 को यह घोषणा की गई कि थंडर रोड फिल्म्स ने जोश ओल्सन और जॉन ब्रैंकाटो द्वारा ट्रिगर वार्निंग नामक एक फीचर फिल्म के लिए एक स्पेक स्क्रिप्ट हासिल कर ली है। बेसिल इवानिक और एरिका ली इस फिल्म का निर्माण करेंगे और इसे जॉन विक के साथ एक महिला फर्स्ट ब्लड के रूप में वर्णित किया गया है, जहां अनिच्छुक नायिका एक छोटे शहर में खुद को प्रकट करती है। 7, 8 15 मई 2020 को यह पता चला कि फिल्म को नेटफ्लिक्स ने खरीद लिया है और इंडोनेशियाई निर्देशक मौली सूर्या अपनी पहली अंग्रेजी भाषा की फिल्म बनाने के लिए तैयार हैं, जबकि जेसिका अल्बा फिल्म की कार्यकारी निर्माता है। 2 सितंबर 2021 को है ली ग्रॉस स्क्रिप्ट को संशोधित करने के लिए तैयार थीं। 10 कास्टिंग घोषणा के साथ ही अल्बा को फिल्म में अभिनय करने के लिए तैयार किया गया था। 2 सितंबर 2021 को एंथनी माइकल हॉल, मार्क वेबर, एलेजांद्रो डी होयोस, टोन बेल, जेक वेरी और गैब्रियल बेसो को फिल्म में कास्ट किया गया। 10 फिल्मांकन 2 सितंबर 2021 को 2021 के पतन में न्यू मैक्सिको में फिल्मांकन शुरू होने वाला था। 1 अक्टूबर 2021 को चालक दल के सदस्य जेम्स शाउल को अस्पताल में भर्ती कराया गया क्योंकि एक टूटी हुई केबल ने शाउल के पैर को तोड़ दिया। 11 संगीत 29 अगस्त 2023 को यह घोषणा की गई कि एनिस रोथॉफ ने फिल्म के लिए स्कोर रिकॉर्ड किया था। 12 रोथॉफ को गन्स अकीम्बो, लव सारा और द सनलिट नाइट जैसी अन्य फिल्मों के स्कोर के लिए जाना जाता है। रिलीज ट्रिगर वार्निंग को नेटफ्लिक्स द्वारा 21 जून 2024 को रिलीज किया जाना है। 13
विपणन। फिल्म की पहली तस्वीरें 30 अप्रैल 2024 को जारी की गईं। 14 इसके बाद 21 मई 2024 को फिल्म का आधिकारिक ट्रेलर जारी किया गया। मौली सूर्या, जन्म 10 सितंबर 1980, 2 एक इंडोनेशियाई फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। स्थानीय फिल्म निर्माण में सहायक निर्देशक और पटकथा लेखक के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए सूर्या ने 2008 में अपने निर्देशन की पहली मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिक्सी के लिए प्रसिद्धि पाई, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिट्रा अवार्ड दिलाया। 3 उन्होंने अपना पहला पुरस्कार जीतने के 10 साल बाद 38वें सिट्रा अवार्ड में मार्लिना द मर्डरर इन 4 एक्ट्स के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। 3 वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला निर्देशक हैं और 2022 तक ऐसा करने वाली एकमात्र महिला बनी हुई हैं। प्रारंभिक जीवन। सूर्या ने ऑस्ट्रेलिया में मीडिया और साहित्य का अध्ययन किया और स्विनबर्न विश्वविद्यालय से बीए और बॉन्ड विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की। ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए उन्होंने एक ब्लॉग चलाया और उस समय के अज्ञात रादित्य डिका के साथ ऑनलाइन दोस्त बन गईं, जो एडिलेड में पढ़ रहे थे, और बाद में उनकी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब काम्बिंग जनतन के फिल्म रूपांतरण में सहयोगी बन गईं। 4 कैरियर। 2007 से 2012 डेब्यू, सिने सूर्या और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए सिट्रा पुरस्कार। स्नातक होने के बाद सूर्या इंडोनेशिया वापस आ गईं और राको प्रियंतो की कॉमेडी ड्रामा डी बिजिस 2007 और रोमांस लव इज रेड 2007 में सहायक निर्देशक के रूप में काम करके स्थानीय फिल्म उद्योग में अनुभव प्राप्त किया। 4 बाद में काम करते समय उनकी मुलाकात भावी पति रामा आदि से हुई, जो फिल्म के छायांकन विभाग का हिस्सा थे। 5 2007 में उन्होंने फिक्सी को निर्देशित करने के लिए धन प्राप्त किया, एक पटकथा के आधार पर जिसे उन्होंने खुद विकसित किया था। 4 उसने और आदि ने सहयोगी बनने का फैसला किया और अपनी खुद की फिल्म निर्माण कंपनी सिने सूर्या की स्थापना की। 5 रीरी रिजा की सलाह के आधार पर उन्होंने एक और सहयोगी की तलाश करने का फैसला किया, जो पटकथा को आकार देने में अधिक अनुभव ला सके, जो निर्माता टिया हसीबुआन और जोको अनवर बन गए। 4 अनवर ने सूर्या के मसौदे पर काम करते हुए 1 महीना बिताया और उन्हें सहलेखक के रूप में श्रेय दिया गया। 4 2008 में फिक्सी को लाद्या चेरिल, डॉनी अलमस्याह और किनारियों से अभिनीत भूमिकाओं के साथ नाटकीय रूप से रिलीज किया गया था। 6 फिल्म को आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, लेकिन केवल 30,000 प्रवेशों के साथ व्यावसायिक रूप से असफल रही। 4 28वें सिट्रा अवार्ड्स में सूर्या ने 1955 में पहली बार पुरस्कार दिए जाने के बाद से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीतने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया। 7 कुल मिलाकर फिल्म ने अपने 10 नामांकनों में से 4 जीते। अन्य 3 सर्वश्रेष्ठ चित्र सूर्या और अनवर के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा और सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर थे। 7 2009 में सूर्या ने सलमान अरस्तो और दोस्त रेडिटा डिका के साथ मिलकर कम्बिंग जनतन द मूवी की पटकथा लिखी, जो डिका के इसी नाम के उपन्यास पर आधारित थी। 8 2013 से 2018 संडांस में इतिहास और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए दूसरा सिट्रा पुरस्कार। 2013 में सूर्या ने अपनी दूसरी फीचर फिल्म व्हाट दे डोंट टॉक अबाउट व्हेन दे टॉक अबाउट लव लिखी और निर्देशित की। जनवरी में फिल्म ने विश्व नाट्य प्रतियोगिता में उस वर्ष के संडांस फिल्म महोत्सव में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली इंडोनेशियाई फिल्म के रूप में इतिहास बनाया, जहां इसका विश्व प्रीमियर भी हुआ। 9 घरेलू स्तर पर फिल्म मई 2013 में रिलीज हुई थी। इसमें निकोलस सपुत्र और आयुषिता ने प्रमुख भूमिकाओं में हैं। 10 फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले किरदार शामिल हैं। 11 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन किया, लेकिन आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। द हॉलीवुड रिपोर्टर के डुआने बायर्ज ने इसे एक युवा, लगभग अंधे किशोर के पहले प्यार की मार्मिक और शानदार ढंग से परिकल्पित कहानी कहा। 12 इसके बाद सूर्या ने 2017 में अपनी तीसरी फीचर फिल्म मार्लिना द मर्डरर इन 4 एक्ट्स रिलीज की। नवंबर में घरेलू रिलीज प्राप्त करने से पहले मई 2017 के कान फिल्म फेस्टिवल के डायरेक्टर्स फोर्टनाइट इवेंट में इसका प्रीमियर हुआ। 13 एक बदला ड्रामा थ्रिलर, यह फिल्म इरोस दजारोट की चोएट नजा ध्यान और 1998 में गरिन नुग्रोहो की लीफ ऑन ए पिलो के साथ साथ नुग्रोहो की सेराम्बी के बाद फेस्टिवल का आधिकारिक चयन करने वाली केवल चौथी इंडोनेशियाई फिल्म थी। 14 जबकि सूर्या ने पति और सहयोगी रामा आदि के साथ पटकथा लिखी, गारिन नुग्रोहो को मूल कहानी का श्रेय दिया जाता है, जिसे उन्होंने सूर्या के साथ साझा किया था जब वे सिट्रा अवार्ड जूरी पैनल का हिस्सा थे। 4
मार्शा टिमोथी एक युवा विधवा के रूप में अभिनय करती हैं, जिसका स्थानीय गुंडों द्वारा बलात्कार और उल्लंघन किया जाता है और वह अपने हमलावरों से बदला लेने के लिए निकल पड़ती है। 15 कांस में स्क्रीनिंग के बाद वैरायटी के लिए एक समीक्षा में मैगी ली ने फिल्म की बहुत प्रशंसा की, जिसमें सूर्या की नाखून काटने वाले तनाव का निर्माण करने की क्षमता की प्रशंसा की, जिसका चरमोत्कर्ष क्वेंटिन टारंटिनो की उच्च अवधारणा हिंसा से मुकाबला करता है। 16 ली ने फिल्म को एक नई शैली का अग्रदूत बताते हुए फिल्म की पश्चिमी शैली के संदर्भ में सते वेस्टर्न शब्द गढ़ा, लेकिन इंडोनेशिया के पारंपरिक मूल्यों को शामिल करते हुए एक महिला के नजरिए से बताया। 16 तब से सते वेस्टर्न शब्द का इस्तेमाल फिल्म के कई मीडिया कवरेज में किया गया है। 17 18 19 अगले वर्ष 38वें सिट्रा अवार्ड्स में मार्लिना द मर्डरर इन 4 एक्ट्स को 15 नामांकन प्राप्त हुए, जिसने 10 के साथ 1986 में तेगु करया की मदर के एक फिल्म द्वारा प्राप्त सर्वाधिक नामांकन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। 20 बाद में यह रिकॉर्ड जोको अनवर की इम्पेटिगोर ने तोड़ा, जिसे 2020 में 17 नामांकन मिले। 21 इसने 10 पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सूर्या के लिए दूसरा सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, मार्शा टिमोथी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, दिया पैनेंद्र के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और सूर्या और आदि के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा शामिल हैं। 22 फिल्म को 91वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए इंडोनेशिया की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया था, लेकिन यह नामांकन प्राप्त करने में असफल रही। 23 जुलाई 2018 में सूर्या ने अंग्रेजी इंडी पॉप बैंड द XX के यूट्यूब चैनल पर एक लघु संगीत फिल्म VCU जकार्ता जारी की। 24 फिल्म में बैंड के ICU टूर के फुटेज के साथ साथ फिल्म के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत संगीत को फिर से प्रस्तुत किया गया है। 25 2-0-1-9 वर्तमान, आगामी परियोजनाएं और अंतर्राष्ट्रीय सफलता। 2019 के अंत में सूर्या ने मुख्तार लुबिस के उपन्यास ए रोड विद नो एंड के रूपांतरण पर निर्माण शुरू किया, जिसे सूर्या ने अपने लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट बताया। 26-27 दिस सिटी इज ए बैटलफील्ड शीर्षक वाली यह फिल्म एक युद्ध ड्रामा है, जो पिछले साल इंडोनेशिया की आज़ादी के ठीक बाद 1946 में सेट की गई थी। 26 सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा कमीशन और सिनेसूर्या द्वारा निर्मित सूर्या की लघु फिल्म समथिंग ओल्ड न्यू बोरोड एंड ब्लू मार्च 2020 में रिलीज हुई थी। 28 फिल्म में आयुषिता और अनुभवी अभिनेत्री क्रिस्टीन हकीम है। 28 डॉल नामक एक और लघु फिल्म का प्रीमियर अगले महीने यूट्यूब पर हुआ। 29 यह फिल्म तब बनाई गई थी जब सूर्या ऑस्ट्रेलिया में एक छात्र थे और इसमें अंग्रेजी में संवाद है। 30 मई 2020 में नेटफ्लिक्स ने घोषणा की कि सूर्या एक्शन थ्रिलर फिल्म ट्रिगर वार्निंग का निर्देशन करेंगे, जिसकी पटकथा जोश ओल्सन, डेविड क्रोमबर्ग की ए हिस्ट्री ऑफ वायलेंस के लिए जाने जाते हैं और जॉन ब्रैंकाटो, डेविड फिंचर की द गेम के लिए जाने जाते हैं, द्वारा लिखी जाएगी। 31 जेसिका अल्बा एक PTSD पीड़ित पूर्व सेवासदस्य के रूप में अभिनय करेंगी, जिसे अपने दादा की बार विरासत में मिलती है और जल्द ही उसकी मौत के पीछे की सच्चाई का पता चलता है। 32 व्यक्तिगत जीवन सूर्या की शादी रमा आदि से हुई है, जिन्होंने उनकी प्रोडक्शन कंपनी सिनेसूर्या की सहस्थापना की और उनकी पहली 3 फिल्मों में शामिल रहे हैं। 5 उन्होंने 2018 में मार्लिना द मर्डरर इन 4 एक्ट्स के सहलेखन के लिए एक साथ सिट्रा अवार्ड जीता। जॉन ब्रैंकाटो और माइकल फेरिस एक पूर्व अमेरिकी पटकथा लेखक जोड़ी हैं, जिनके उल्लेखनीय कार्यों में द गेम, टर्मिनेटर 3, राइज ऑफ द मशीन, टर्मिनेटर साल्वेशन, सरोगेट्स और द हंटर्स प्रेयर शामिल हैं। ब्रैंकाटो और फेरिस की मुलाकात कॉलेज में हुई थी, जहां दोनों द हार्वर्ड लैम्पून के संपादक थे। दोनों को हेनरी डोमिनिक और हेनरी डोमिनिक नामों के तहत छद्म नाम से भी श्रेय दिया गया है। उनकी साझेदारी 2015 में समाप्त हो गई। फेरिस ने तब से द सिम्पसंस के 2 एपिसोड, पाथ्स ऑफ ग्लोरी और फ्रॉम रशिया विदाउट लव 2 और वीडियो गेम रूपांतरण डेड राइजिंग एंड गेम को अलग से लिखा है। फिल्मोग्राफी फिल्म लेखक वॉचर्स 2 1990, ब्लडफिस्ट 2 1990, जॉन ब्रैंकाटो की बिना श्रेय वाली कहानी वाली भूमिका, फेम फेटले 1991, इनटू द सन 1992, इंटरसेप्टर 1992, द नेट 1995, द गेम 1997, टर्मिनेटर 3, राइज ऑफ द मशीन्स 2003, कैटवुमन 2004, प्राइमवल 2007,
टर्मिनेटर साल्वेशन 2009, सरोगेट्स 2009, शिकारी की प्रार्थना 2017, ट्रिगर चेतावनी 2024, हेनरी डोमिनिक के रूप में श्रेय दिया गया, द अनबॉर्न 1991, सेवर्ड टाइज 1992, माइंड वार्प 1992, टेलीविजन वर्ष शीर्षक लेखकों के कार्यकारी निर्माता टिप्पणियां 1991 ब्लैक एंजेल की उड़ान हा नहीं टीवी फिल्म, शादीशुदा बच्चों वाला हा नहीं एपिसोड यू बेटर शॉप अराउंड पार्ट 1, 1995 एन फ्लक्स हा नहीं एपिसोड द रेम्यूर्ज, 2000 अन्य लोग हा इसके अलावा रचनाकार बाहरी संबंध जोश ओल्सन, लेख बात करना, पढ़ना, संपादन करना, इतिहास देखें, औजार, उपस्थिति छिपाना, मूल पाठ, छोटा, मानक, बड़ा, चौड़ाई, मानक, चौड़ा, विकिपीडिया निःशुल्क विश्वकोश से, अमेरिकी आइस हॉकी खिलाड़ी के लिए जोश ओल्सन, आइस हॉकी, देखें, जोश ओल्सन, 2008 स्क्रीनराइटिंग एक्सपो में जोश ओल्सन, जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका, व्यवसाय पॉडकास्ट लेखक, पटकथा लेखक, जोशुआ आर. ओल्सन एक अमेरिकी पटकथा लेखक और पॉडकास्टर हैं, जिन्हें 2005 की फिल्म ए हिस्ट्री ऑफ वायलेंस लिखने के लिए जाना जाता है। कैरियर ओल्सन ने 2002 में कम बजट की हॉरर फिल्म इन्फेस्टेड लिखी और निर्देशित की। उन्होंने 2005 की फिल्म ए हिस्ट्री ऑफ वायलेंस की पटकथा लिखी। 3 उन्हें ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड 4, राइटर्स गिल्ड अवार्ड 4 और एकेडमी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 2006 में ओल्सन ने एबीसी की श्रृंखला मास्टर्स ऑफ साइंस फिक्शन के लिए लेखक की लघु कहानी द डिस्कार्डेड के रूपांतरण पर हार्लन एलिसन के साथ सहयोग किया। 3 उन्होंने हेलो वीडियो गेम श्रृंखला पर आधारित पीटर जैक्सन की फिल्म पर काम किया, लेकिन बाद में परियोजना रद्द कर दी गई। 7 ओल्सन ने पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए फिल्म जैक रीचर का पहला ड्राफ्ट लिखा। 8-9 अंततः फिल्म को क्रिस्टोफर मैकक्वेरी 10-11 ने लिखा और निर्देशित किया। ओल्सन ने ऑडियो ड्रामा ब्रोंजविले के 2 सीजन लिखे, जिसका निर्माण लॉरेंस फिशबर्न और लारेंज टेट ने किया है। 2 वह निर्देशक जो डेंटे के साथ फिल्म साक्षात्कार पॉडकास्ट द मूवीज दैट मेड मी के मेजबानों में से एक हैं। 12 ओल्सन डेव एंथोनी के साथ द वेस्ट विंग थिंग की सहमेजबानी करते हैं, जो द वेस्ट विंग के एपिसोड को फिर से देखने और चर्चा करने वाला पॉडकास्ट है और राजनीति पर इसका प्रभाव है। 13 2020 में ओल्सन ने मिक जैगर, स्टीव बिंग और विक्टोरिया पियरमैन के साथ रेनी डे पॉडकास्ट शुरू किया। कंपनी ने वार्नर ब्रदर्स के साथ फर्स्ट लुक डील की है और यह मूल कथा पॉडकास्ट का निर्माण करेगी। 2 फिल्मोग्राफी वर्ष शीर्षक टिप्पणियां 1998 सीमा पर पटकथा टेलीविजन फिल्म, 1999 हिटमैन रन पटकथा बिना श्रेय, 2001 हत्या की प्रवृत्ति पटकथा टेलीविजन फिल्म, 2002 पीड़ित निर्देशक भी, 2005 हिंसा का इतिहास पटकथा, 2007 त्यागा हुआ मास्टर्स ऑफ साइंस फिक्शन का एपिसोड, 2008 बैटमैन गोथम नाइट एंथोलॉजी फिल्म खंड क्या मेरे पास आपके लिए एक कहानी है, 2024 ट्रिगर चेतावनी पटकथा पोस्ट प्रोडक्शन। एली वेग्रीन ग्रॉस जन्म 27 दिसंबर 1985 एक अमेरिकी पटकथा लेखक और पूर्व अभिनेत्री हैं। उन्हें एचबीओ सीरीज वेस्टवर्ल्ड के 2016 एपिसोड लिखने और 2020 के वीडियो गेम द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 के सहलेखन के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन एली वेग्रीन ग्रॉस का जन्म 27 दिसंबर 1985 को फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स में हुआ था। वह न्यू जर्सी में पली बढ़ी। वह एक बाल कलाकार थीं, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर में काम किया था और बाद में कॉलेज में रहते हुए एक कॉमेडियन बनना चाहती थीं, लेकिन उन्हें लगा कि कॉमेडी उन्हें असहज करती है। उन्होंने स्नातक के रूप में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय NYU में गैलाटिन स्कूल ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड स्टडी में भाग लिया। उन्होंने 2008 में रचनात्मक लेखन में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर 2010 में NYU से नाट्यशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। 2 कैरियर पटकथा लेखन में जाने से पहले ग्रॉस ने एक अभिनेत्री के रूप में काम किया और 2005 में हर्ली बर्ली के प्रोडक्शन 3, 2011 में द मेटल चिल्ड्रन के प्रोडक्शन 4 और 2012 में ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के प्रोडक्शन में मंच पर दिखाई दी। 5
उन्हें HBO टेलीविजन श्रृंखला वेस्टवर्ल्ड के 2016 एपिसोड के लिए एक लेखक और कहानी संपादक के रूप में सफलता मिली। 6. वह 2019 की अमेजन मिनीसीरीज टू ओल्ड टू डाई यंग के 2 एपिसोड की लेखिका भी थीं। 7. 2020 में उन्होंने नील ड्रुकमैन के साथ वीडियो गेम द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 का सह लेखन किया। 8. खेल ने कई पुरस्कार जीते, जिनमें से कुछ ग्रॉस और ड्रुकमैन को उनके लेखन के लिए दिए गए। उद्धरण वांछित ग्रॉस द लास्ट ऑफ अस के टेलीविजन रूपांतरण के दूसरे सीजन पर काम कर रहे हैं। 9. जिसमें द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 की घटनाओं को अनुकूलित करने की उम्मीद है। 10. फिल्मोग्राफी। पटकथा लेखक बंशी टीवी सीरीज एपिसोड स्नेक्स एंड व्हाटनॉट 2015। वेस्टवर्ल्ड टीवी सीरीज एपिसोड द एडवर्सरी और ट्रॉम्पे लॉयल 2016। एमराल्ड सिटी टीवी सीरीज एपिसोड एवरीबडी लाइज 2017। टू ओल्ड टू डाई यंग टीवी सीरीज एपिसोड वॉल्यूम 9 द एम्प्रेस और वॉल्यूम 10 द वर्ल्ड 2019। द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 वीडियो गेम सहलेखक कथा प्रधान 2020। द लास्ट ऑफ अस टीवी सीरीज सीजन 2 सहलेखक TBA। प्रशंसा तारीख पुरस्कार बटा प्रकाशन वर्ग काम परिणाम संदर्भ 24 नवंबर 2020 गोल्डन जॉयस्टिक पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कहानी द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 जीत गया। 11 10 दिसंबर 2020 खेल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कथा जीत गया। 12 दिसंबर 2020 टाइटेनियम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ कथात्मक डिजाइन जीत गया। 13 22 दिसंबर 2020 IGN सर्वश्रेष्ठ वीडियो गेम कहानी जीत गया। 14 20 मार्च 2021 SXSW गेमिंग पुरस्कार कथाकथन में उत्कृष्टता जीत गया। 15 8 अप्रैल 2021 डाइस पुरस्कार कहानी में उत्कृष्ट उपलब्धि जीत गया। 16 21 जुलाई 2021 गेम डेवलपर्स चॉइस अवार्ड्स सर्वश्रेष्ठ कथा। ओटेप एक अमेरिकी न्यू मेटल बैंड है। बैंड का गठन नवंबर 2000 में लॉस एंजल्स में फ्रंटवुमन ओटेप शमाया द्वारा किया गया था। बैंड को आर्टहाउस न्यू मेटल की अपनी शैली, एक और उनके मजबूत राजनीतिक रुख के लिए जाना जाता है। 2 पिछले कुछ वर्षों में कई लाइनअप परिवर्तनों के दौरान शमाया बैंड में एकमात्र स्थिर सदस्य बनी हुई है। 3 ओजफेस्ट 2001 में प्रदर्शित होने के लिए शेरोन ऑसबॉर्न द्वारा चुने जाने के बाद ओटेप को मार्च 2001 में डेमो के बिना कैपिटल रिकॉर्ड्स के साथ एक रिकॉर्ड डील पर हस्ताक्षर किया गया था। 4-5 ओटेप ने कैपिटल के माध्यम से 2 एल्बम जारी किए, सेवाट्रा 2002 और हाउस ऑफ सीक्रेट्स 2004। दोनों एल्बम मध्यम सफल रहे और 2006 तक दुनिया भर में कुल मिलाकर 4 लाख प्रतियां बिकीं। 6 ओटेप का तीसरा एल्बम द एसेंशन मार्च 2007 में कैपिटल के माध्यम से जारी होने वाला था, लेकिन इसकी योजनाबद्ध रिलीज की तारीख से 2 महीने पहले लेबल के कैपिटल म्यूजिक ग्रुप में एकीकरण के बाद अनिश्चितकाल के लिए देरी हो गई। बैंड ने बाद में लेबल के साथ भाग लिया। फरवरी 2009 में ओटेप ने विक्ट्री रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर किए। 7 बैंड ने लेबल के माध्यम से 3 एल्बम जारी किए, स्मैश द कंट्रोल मशीन 2009 जिसमें बैंड के सेवास्ट्रा लाइनअप का पुनर्मिलन देखा गया, अटाविस्ट 2011 और हाइड्रा 2013 एक कॉन्सेप्ट एल्बम। हाइड्रा को बैंड का अंतिम एल्बम माना जाता था। 8 लेकिन उसके बाद ओटेप शमाया ने बैंड को जारी रखने का विकल्प चुना और उन्होंने बाद में नेपल्म रिकॉर्ड्स के माध्यम से 2 और एल्बम जारी किए, 9 जनरेशन डूम 2016 और कुल्ट 45 2018। ओटेप का 9वां एल्बम द गॉड स्लेयर 15 सितंबर 2023 को क्लियोपेट्रा रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। इतिहास प्रारंभिक वर्ष जिहाद और सेवात्रा 2000 से 2003। ओटेप ने नवंबर 2000 में लॉस एंजल्स में एक बैंड के रूप में शुरुआत की। 10-11 शेरोन ऑसबॉर्न द्वारा उनके चौथे लाइव प्रदर्शन को देखने के बाद लेबल पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्हें ओजफेस्ट खेलने के लिए आमंत्रित किया गया था। 12 तब से उन्होंने कई बार ओजफेस्ट खेला है। 10 ओटेप ने 4 शो के बाद और बिना डेमो के पूरी तरह से अपने लाइव प्रदर्शन की शक्ति के आधार पर कैपिटल रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर किए। 13 उन्होंने लॉस एंजल्स के आसपास बहुत सारे गिगिंग करना शुरू कर दिया और जून 2001 में एक EP जिहाद जारी किया। 10 ओजफेस्ट में प्रदर्शन करने के बाद मार्श और एगुइलेरा को निकाल दिया गया। दोनों गिटारवादकों को उस वर्ष के बाकी दौरों के लिए रॉब पैटरसन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। 14
बैंड ने 18 जून 2002 को टेरी डेट 15 के साथ अपना एल्बम सेवास्ट्रा रिलीज किया। 16 और फिर ओजफेस्ट में कई गिग्स खेले और 2002 में इसे वहां के प्रमुख बैंड में से एक माना गया। 10 ओजफेस्ट में उनका पहला प्रदर्शन 2001 में उनके 8वें गिग के साथ हुआ था। 10 पहला एल्बम बिलबोर्ड 200 17 पर 145वें और यूके एल्बम चार्ट पर 86वें स्थान पर पहुंच गया। 18 हाउस ऑफ सीक्रेट्स 2004 से 2006 27 जुलाई 2004 को ओटेप ने अपना दूसरा एल्बम हाउस ऑफ सीक्रेट्स रिलीज किया, एक जिसका निर्माण ग्रेग वेल्स ने किया था। 10 एल्बम बिलबोर्ड 200 पर 93वें स्थान पर पहुंच गया। 17 और फ्रेंच चार्ट पर 102वें स्थान पर पहुंच गया। 19 द एसेंशन 2007 से 2008 3 साल के दौरे के बाद बैंड ने तीसरा एल्बम द एसेंशन बनाया, जिसकी रिलीज की तारीख 20 मार्च 2007 निर्धारित थी। इसके मूल रिलीज की तैयारी में उन्होंने 2007 के वसंत में स्टैटिक एक्स के साथ दौरा किया। 10 हालांकि जनवरी 2007 में कैपिटल म्यूजिक ग्रुप के विलय के कारण एल्बम को अनिश्चित काल के लिए विलंबित कर दिया गया था। 20-21 विलय के कारण लेबल के अध्यक्ष और बैंड के A&R प्रतिनिधि को लेबल से निकाल दिया गया और ओटेप को अधर में छोड़ दिया गया कि क्या लेबल पर रहना है या एक नया खोजना है। 22 उन्हें अंततः मई 2007 में कैपिटल से हटा दिया गया। 23 सितंबर 2007 में बैंड कोच रिकॉर्ड्स के साथ एक डील करने में सक्षम था। 24 जिन्होंने अक्टूबर में द एसेंशन को देर से रिलीज किया। रिलीज होने पर यह बिलबोर्ड 200 17 25 26 पर 81वें स्थान पर और यूएस इंडिपेंडेंट चार्ट पर 6वें स्थान पर पहुंच गया। 26-27 एल्बम की रिलीज के पहले हफ्ते में लगभग 10,200 एल्बम प्रतियां बिकीं। 25 स्मैश द कंट्रोल मशीन 2009 से 2010 2009 में ओटेप ने विक्ट्री रिकॉर्ड्स के साथ हस्ताक्षर किए। 10 उनका 2009 का एल्बम स्मैश द कंट्रोल मशीन जो 18 अगस्त 2009 को रिलीज हुआ। 10-28 में पूर्व सदस्यों मार्क मोके बिस्टानी के साथ ड्रम और रॉब पैटरसन के साथ गिटार पर एक पुनर्मिलन शामिल था। एल्बम में पियानो पर कोइची फुकुदा और वायलिन पर एमिली ऑटम और गीतकार होली नाइट के साथ सहलिखित एक गीत भी शामिल था, जिसके परिणामस्वरूप URAWMN नाउ बना। नाइट ने पहले ओटेप के साथ द एसेंशन पर परफेक्टली फ्लॉड का सहलेखन किया था। 29 यह बिलबोर्ड 200 पर 47वें स्थान पर 17 और यूएस इंडिपेंडेंट चार्ट्स पर 6वें स्थान पर पहुंच गया। 27 बैंड 2 सेंट्स 5 फिंगर डेथ पंच और शैडोज फॉल के साथ 2009 की शरद ऋतु में उत्तरी अमेरिका के शॉक एंड रो टूर पर दिखाई दिया। 30 सितंबर 2010 को बेसिस्ट जे मैकगायर ने बैंड छोड़ दिया। 31 एटाविस्ट और साउंड्स लाइक आर्मागेडन 2011 से 2012 26 अप्रैल 2011 को 32 ओटेप ने अपना 5वां स्टूडियो एल्बम एटाविस्ट रिलीज किया। 10 यह बिलबोर्ड 200 पर 61वें 17 इंडिपेंडेंट चार्ट्स पर 10वें 27 और यूएस रॉक चार्ट्स पर 19वें स्थान पर पहुंच गया। 33 6 नवंबर 2012 को ओटेप ने अपना पहला लाइव एल्बम साउंड्स लाइक आर्मगेडन रिलीज किया। 34-35 हाइड्रा और आगे की गतिविधि 2013 से 2014 एक साक्षात्कार में ओटेप शमाया ने कहा कि हाइड्रा उनके बैंड का अंतिम एल्बम होगा। 36 यह एल्बम 22 जनवरी 2013 को रिलीज किया गया था। 37 और बिलबोर्ड 200 पर 133वें स्थान पर पहुंच गया था। 38 बैंड अभी भी दौरा कर रहा है और अपने साउंड्स ऑफ आर्मागेडन दौरे के लिए अमेरिका के पूर्वी तट और ऑस्ट्रेलिया का दौरा करता है। 39-40 2014 की शुरुआत में ओटेप ने अपने व्यक्तिगत फेसबुक अकाउंट और बैंड अकाउंट पर पुष्टि की कि एक और एल्बम बनाया जाएगा। अप्रैल 2014 में ओटेप ने काम 9.8 मैक्लेशन ग्रुप के साथ एक नए प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो स्लिपकॉट के डीजे सिड विल्सन और उनके व्यापारिक साझेदार सिनोनिम मीड द्वारा स्थापित एक कंपनी है। उद्धरण वांछित काम 9.8 के साथ अनुबंध को नवीनीकृत नहीं किया गया था। सितंबर 2015 में ओटेप ने अपने फेसबुक पेज पर घोषणा की कि बैंड ने नेपल्म रिकॉर्ड्स के साथ एक नए प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और 2016 के वसंत में एक नया एल्बम जारी किया जाएगा, सर्दियों 2015 से प्रीडर जनरेशन डूम 2015 से 2017
नेपल्म रिकॉर्ड्स के साथ करार करना मेरे द्वारा अब तक किए गए सबसे रोमांचक गठबंधनों में से एक है। सेवास्ट्रा के बाद से मैंने कभी भी कोई नया एल्बम लिखने के लिए इतना उत्साहित महसूस नहीं किया है। करने के लिए बहुत सारा काम है, लिखने के लिए बहुत सारा संगीत है, कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सामना करने के लिए बहुत सारे अन्याय हैं और बुलाने और पकड़ने के लिए बहुत सारा पागलपन है। निर्माता हॉवर्ड बेंसन की गहरी प्रतिभा के साथ इस पवित्र कीमिया को बनाने में सक्षम होना एक सपने के सच होने जैसा है। 41 4 फरवरी 2016 को ओटेप ने घोषणा की कि एल्बम का शीर्षक जनरेशन डूम होगा और इसे 15 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा। उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एल्बम आर्ट भी जारी किया। 11 अप्रैल 2016 को बिलबोर्ड को जनरेशन डूम को 24 घंटे के लिए पूरी तरह से स्ट्रीम करना था, लेकिन इसकी सफलता के कारण स्ट्रीमिंग का समय कई दिनों तक बढ़ा दिया गया। 2 इन कोल्ड ब्लड गाने का म्यूजिक वीडियो 15 अप्रैल 2016 को म्यूजिक चॉइस पर प्रीमियर हुआ। रिकॉर्ड स्टोर डे 16 अप्रैल 2016 पर रिकॉर्ड स्टोर्स ने जनरेशन डूम की एक पिक्चर विनाइल डिस्क रिलीज की। 20 अप्रैल को नेपल्म रिकॉर्ड्स ने अपने यूट्यूब पेज पर इन कोल्ड ब्लड का वीडियो रिलीज किया। 43 जनरेशन डूम ने संयुक्त राज्य अमेरिका में बिक्री के अपने पहले सप्ताह में 5,825 प्रतियां बेचीं। 44 यह 23 अप्रैल के सप्ताह में शीर्ष 8 नेपल्म रिकॉर्ड विक्रेताओं में तीसरे स्थान पर था। 26 अप्रैल को यह एल्बम बिलबोर्ड रॉक चार्ट पर 7, इंडिपेंडेंट चार्ट पर 10 और टॉप 200 एल्बम चार्ट पर 109 पर पहुंच गया। 7 मई को यह एल्बम बिलबोर्ड हार्ड रॉक चार्ट पर 4 पर पहुंच गया। 45 कुल्ट 45 और द गॉड स्लेयर 2018 वर्तमान। 2 मई 2018 को ओटेप ने अपने 8वें एल्बम के लिए एल्बम का शीर्षक और कलाकृति का खुलासा किया, साथ ही एल्बम की सामग्री के बारे में साक्षात्कार का खुलासा किया। आधिकारिक नेपल्म घोषणा में लिखा है, आप कुल्ट 45 पर इंद्रियों के पूर्ण और कुल विद्रोह की उम्मीद कर सकते हैं, शमाया कहते हैं। उसने कहा, प्रशंसकों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि यह रिकॉर्ड केवल ट्रंप का अभियोग नहीं है। विचार लोगों को खड़े होने और उन्हें याद दिलाने के लिए सशक्त बनाना है कि यह हमारा देश है और हमारे पास शक्ति है। यह मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान और अच्छे स्वभाव वाले देशभक्तों के लिए एक रैली का नारा है कि वे उठें और जानें कि हम इस देश के मालिक हैं। हालांकि तकनीकी रूप से एल्बम का निर्माण अच्छा है, लेकिन गीतात्मक रूप से यह बहुत कच्चा है। संगीत की दृष्टि से हम विभिन्न शैलियों का पता लगाते हैं, हम सभी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक शैली तक सीमित नहीं रहना चाहता या किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं रहना चाहता जहां मैं केवल कुछ राजनीतिक दिमागों तक ही पहुंच सकता हूं। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि मैं प्रतिरोध को एक स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश भेज रहा हूं। जो लोग बैरिकेड्स को तोड़ रहे हैं और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, वे इस देश के लोग हैं। कल्ट 45 को लॉस एंजल्स के द लेयर में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें ठीक वही उपकरण इस्तेमाल किए गए थे जो ओटेप के पहले एल्बम सेवास्ट्रा शामाया के वोकल माइक्रोफोन एक शूर बीटा 58 तक के लिए इस्तेमाल किए गए थे, ताकि उनकी जड़ों की याद दिलाने वाली ध्वनि बनाई जा सके। कल्ट 45 को बैंड ने खुद बनाया था, जिसमें लैरी गोएच, निकोलस शिल्के और लिजी ओस्ट्रो की सहायक इंजीनियरिंग थी। 46 यह भी उल्लेख किया गया था कि गीत अप्रवासी संकट, बलात्कार संस्कृति और अमेरिकी सरकार जैसे विषयों से निपटेंगे। वेक एंड बेक ओटेप पेज पर साप्ताहिक फेसबुक लाइव स्ट्रीम के एक एपिसोड में जस्टिन कीर ने कहा कि इस एल्बम को बनाते समय बैंड ने प्रशंसकों को ध्यान में रखा था, इसलिए इसे प्रशंसकों के लिए एक एल्बम बनाया गया है, न कि आत्मान्वेषण के लिए। एल्बम का पहला सिंगल टू द गैलोज 25 मई 2018 को एक लिरिक वीडियो के साथ रिलीज किया गया था। एल्बम की पहले हफ्ते में 1,850 प्रतियां बिकीं और यह ओटेप का पहला स्टूडियो एल्बम बन गया जो बिलबोर्ड 200 पर चार्ट में नहीं आया। 44 ओटेप का नौवां एल्बम द गॉड स्लेयर 15 सितंबर 2023 को क्लियोपेट्रा रिकॉर्ड्स के माध्यम से जारी किया गया था। 47 एल्बम में लिल पीप, ओलिविया रोड्रिगो, बिली इलिश और एमिनेम सहित कलाकारों के गानों के कवर के साथ साथ मूल सामग्री भी शामिल है। 47 अपनी रिलीज के बाद ओटेप शमाया ने कहा कि एल्बम ओटेप का आखिरी होगा। प्रतीकात्मक शब्दों में 9 अंतिम एकल अंक है, इसलिए द गॉड स्लेयर आखिरी है, यह आखिरी का प्रतिनिधित्व करता है। मुझे नहीं पता कि मैं एक और रिकॉर्ड बनाऊंगा या नहीं। 48 संगीत शैली और प्रभाव। बैंड की शैली मुख्य रूप से न्यू मेटल है। 1 49 50 51 52
और इसे वैकल्पिक मेटल भी माना जाता है। 34, 39, 40 इसे गॉथिक मेटल, 53 रैप मेटल, 54 और एक्सट्रीम मेटल के रूप में भी लेबल किया गया है। 55 ऑलोम्यूजिक ने ओटेप को आर्ट हाउस न्यू मेटल के रूप में वर्णित किया है। 1 ओटेप के प्रभावों में स्लिपकॉट, स्लेयर, कॉर्न, रेज अगेंस्ट द मशीन, द नोटोरियस बिग, 9 इंच नेल्स, जिम मॉरिसन, टूल, द डोर्स, निर्वाण और डेफ्टोन्स शामिल हैं। 56, 57, 58 हालांकि बैंड की शैली मुख्य रूप से न्यू मेटल है, लेकिन उनके संगीत में डेथ मेटल के मजबूत तत्व शामिल हैं। 54, 59 पुरस्कार 2004 में एकल वॉरहेड का संगीत वीडियो MTV हेडबैंगर्स बॉल के शीर्ष 10 में था। 60 2010 में ओटेप को 21वें ग्लाड मीडिया अवार्ड्स के दौरान एल्बम स्मैश द कंट्रोल मशीन के लिए उत्कृष्ट संगीत कलाकार के लिए ग्लाड मीडिया अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। 61 द एसेंशन से शुरू होकर जनरेशन डूम तक ओटेप लगातार उच्च स्थान पर रहा है, सबसे अधिक बार बिलबोर्ड हार्ड रॉक चार्ट पर शीर्ष 5 में। बेसिल विलियम इवानिक, जन्म 4 जनवरी 1970, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है। वे थंडर रोड फिल्म्स के संस्थापक हैं और उन्हें सिकारियो, द टाउन, ग्रीनलैंड और जॉन विक फ्रैंचाइजी फिल्मों के लिए जाना जाता है। 2018 तक उनकी फिल्मों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $2 बिलियन से अधिक की कमाई की है। 1 वे यूक्रेनी मूल के हैं। 2 1990 के दशक में वार्नर ब्रदर्स के लिए काम करना शुरू करने के बाद बेसिल ने 2000 में फिल्म निर्माण कंपनी थंडर रोड की स्थापना की। 3 जीवनी इवानिक न्यू जर्सी में पले बढ़े। 4 इवानिक ने थंडर रोड की स्थापना से पहले 1990 के दशक में वार्नर ब्रदर्स के लिए काम किया था। इवानिक सिकारियो और विंड रिवर फिल्मों की प्रोडक्शन टीम में थे। दोनों ही फिल्में टेलर शेरिडन द्वारा लिखी गई थीं, जिन्होंने विंड रिवर का निर्देशन भी किया था और बाद में टीवी शो येलोस्टोन के शोरन बने। बेसिल को जॉन विक फ्रैंचाइजी की फिल्मों के निर्माता के रूप में भी नामित किया गया है। 5 फिल्मोग्राफी फिल्में निर्माता के 19 द विडोमेकर 2002 सहनिर्माता वेलकम टू मूसपोर्ट 2004 फायरवॉल 2006 VR मार्शल 2006 लॉस्ट बॉयज द ट्राइब 2008 डायरेक्ट टू वीडियो ब्रुकलिन्स फाइनेस्ट 2009 क्लैश ऑफ द टाइटन्स 2010 द टाउन 2010 लॉस्ट बॉयज द थर्स्ट 2010 डायरेक्ट टू वीडियो रेथ ऑफ द टाइटन्स 2012 जॉन विक 2014 सातवां बेटा 2015 सिकारियो 2015 मिस्र के देवता 2016 जॉन विक चैप्टर 2 2017 विंड रिवर 2017 वर्तमान युद्ध 2017 जीने के लिए 24 घंटे 2017 सिकारियो डे ऑफ द सोल्डेडो 2018 होटल मुंबई 2018 एक निजी युद्ध 2018 जॉन विक चैप्टर 3 पैराबेलम 2019 द इन्फॉर्मर 2019 अंथीन 2020 ब्रूइज्ड 2020 ग्रीनलैंड 2020 वोएजर्स 2021 राष्ट्रीय चैंपियन 2021 ठेकेदार 2022 ब्लैक साइट 2022 फिर से प्यार 2023 जॉन विक चैप्टर 4 2023 कैंडहार 2023 साइलेंट नाइट 2023 रेड राइट हैंड 2024 मंकी मैन 2024 ब्रीद 2024 ट्रिगर चेतावनी 2024 जॉन विक प्रेजेंट्स बैलेरिना 2025 जॉन विक चैप्टर 5 TBA विंड रिवर द नेक्स्ट चैप्टर TBA 6 डस्ट बन्नी TBA रिले TBA ग्रीनलैंड प्रवासन TBA द बूंडॉक सेंस 3 TBA कार्यकारी निर्माता बेसिक 2003 अगर केवल 2004 माइंड हंटर्स 2004 आकर्षण के नियम 2004 द एक्सपेंडेबल्स 2010 द एक्सपेंडेबल्स 2 2012 द एक्सपेंडेबल्स 3 2014 ए स्टार इज बॉर्न 2018 रॉबिन हुड 2018 6200
एक 3 टीमें एक शहर एक वर्ष 2019। जेसिका मैरी अल्बा बटा एलबी बटा अल्बी जन्म 28 अप्रैल 1981। 2 एक अमेरिकी अभिनेत्री और व्यवसायी हैं। 3, 4, 5 उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 13 साल की उम्र में कैंप नोवेयर 1994 से की। उसके बाद द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एलेक्स मैक 1994 में काम किया और 19 साल की उम्र में टेलीविजन सीरीज डार्क एंजेल 2000 से 2002 की मुख्य अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्धि पाई, जिसके लिए उन्हें गोल्डन ग्लोब नामांकन मिला। 6, 7, 8 उन्हें बड़े पर्दे पर सफलता हनी 2003 में मिली। उन्होंने जल्द ही खुद को एक हॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में स्थापित कर लिया और अपने पूरे करियर में कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें फैंटास्टिक फॉर 2005, फैंटास्टिक फॉर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर 2007, गुड लक चक 2007, द आई 2008, वैलेंटाइन डे 2010, लिटिल फॉकर्स 2010 और मैकेनिक रिसर्जेक्शन 2016 शामिल हैं। 9 वह निर्देशक रॉबर्ट रोड्रिग्ज के साथ अक्सर सहयोगी रही हैं। उन्होंने सिन सिटी 2005, माचेट 2010, स्पाई किड्स ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड 2011, माचेट किल्स 2013 और सिन सिटी ए डेम टू किल फॉर 2014 में अभिनय किया है। 2019 से 2020 तक अल्बा ने स्पेक्ट्रम एक्शन क्राइम सीरीज फाइनेस्ट में अभिनय किया। 2011 में अल्बा ने द ऑनेस्ट कंपनी की सहस्थापना की, जो एक उपभोक्ता सामान कंपनी है जो शिशु, व्यक्तिगत और घरेलू उत्पाद बेचती है। 10 मेंस हेल्थ, वैनिटी फेयर और एफएचएम सहित कई पत्रिकाओं ने अल्बा को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं की सूची में शामिल किया है। प्रारंभिक जीवन। जेसिका मैरी अल्बा का जन्म कैलिफोर्निया के पोमोना में 28 अप्रैल 1981 को कैथरीन लुइसा नी जेनसेन और मार्क डेविड अल्बा के घर हुआ था। उनकी मां डेनिश, वेल्श, जर्मन, अंग्रेजी और फ्रेंच वंश की हैं, जबकि उनके दादा दादी, जो कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे, मैक्सिकन प्रवासियों के बच्चे थे। 12 उसका एक छोटा भाई जोशुआ है। उनके तीसरे चचेरे भाई एक बार हटाए गए लेखक गुस्तावो अरेलानो हैं। 13 उनके पिता के वायुसेना के कैरियर ने परिवार को बिलोक्सी, मिसिसिपी और डेल रियो, टेक्सास ले गया, इससे पहले कि वे 9 साल की उम्र में क्लेरमोंट, कैलिफोर्निया में बस गए। 7 अल्बा ने अपने परिवार को बहुत रूढ़िवादी, एक पारंपरिक, कैथोलिक, लैटिन अमेरिकी परिवार के रूप में वर्णित किया है और खुद को बहुत उदार बताया है। वह कहती हैं कि उन्होंने 5 साल की उम्र में ही नारीवादी के रूप में पहचान बनाई थी। 14 अल्बा का प्रारंभिक जीवन कई शारीरिक बीमारियों से भरा हुआ था। बचपन में वह साल में 4 से 5 बार निमोनिया से पीड़ित होती थी और 2 बार फेफड़े आंशिक रूप से बंद हो चुके थे, साथ ही उसका अपेंडिक्स और टॉन्सिलर सिस्ट फट गया था। बचपन से ही उसे अस्थमा भी था। 7 वह स्कूल में अन्य बच्चों से अलग थलग हो गई क्योंकि उसे अक्सर अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता था। कोई भी उसे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता था कि उससे दोस्ती कर सके। 15 उसने कहा है कि उसके परिवार के बार बार घर बदलने की वजह से भी वह अपने साथियों से अलग थलग पड़ गई। 14 उसने 16 साल की उम्र में क्लेयरमोंट हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उसके बाद अटलांटिक थिएटर कंपनी में भाग लिया। 16 अभिनय कैरियर 1992 से 1999 शुरुआत 2007 में डॉन अल्बा ने 5 साल की उम्र से ही अभिनय में रुचि दिखाई। 1992 में 11 वर्षीय अल्बा ने अपनी मां को बेवर्ली हिल्स में एक अभिनय प्रतियोगिता में ले जाने के लिए राजी किया, जहां मुख्य पुरस्कार मुफ्त अभिनय कक्षाएं थीं। उसने मुख्य पुरस्कार जीता और अपना पहला अभिनय सबक लिया। 9 महीने बाद एक एजेंट ने उसे साइन किया। 17 उनकी पहली फिल्म उपस्थिति 1994 की फीचर कैंप नोवेयर में गेल के रूप में एक छोटी भूमिका थी। उन्हें मूल रूप से 2 सप्ताह के लिए काम पर रखा गया था, लेकिन उनकी भूमिका 2 महीने की नौकरी में बदल गई जब एक प्रमुख अभिनेत्री ने काम छोड़ दिया। 6 अल्बा एक बच्चे के रूप में निंटेंडो और जेसी पेनी के लिए 2 राष्ट्रीय टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दी थीं। बाद में उन्हें कई स्वतंत्र फिल्मों में दिखाया गया। उन्होंने 1994 में निक्लोडियन कॉमेडी सीरीज द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ एलेक्स मैक के 3 एपिसोड में घमंडी जेसिका के रूप में एक आवर्ती भूमिका के साथ टेलीविजन में कदम रखा। 18
इसके बाद उन्होंने 1995 की टेलीविजन सीरीज फ्लिपर के पहले 2 सीजन में माया की भूमिका निभाई। 6-18 अपनी लाइफगार्ड मां के संरक्षण में अल्बा ने चलना सीखने से पहले तैरना सीखा और वह प्रमाणित स्कूबा डाइविंग कौशल थी जिसका उपयोग शो में किया गया जिसे ऑस्ट्रेलिया में फिल्माया गया था। 18-19 1998 में वह स्टीवन बोच को अपराध नाटक ब्रुकलिन साउथ के पहले सीजन के एपिसोड में मेलिसा हाउर के रूप में, बेवर्ली हिल्स 90210 के 2 एपिसोड में लीन के रूप में और लव बोट द नेक्स्ट वेव के एक एपिसोड में लैला के रूप में दिखाई दी। 1999 में वह रैंडी क्वेड कॉमेडी फीचर पंक्स में दिखाई दी। 6 अल्बा ने हाई स्कूल से स्नातक होने के बाद उन्होंने अटलांटिक थिएटर कंपनी में विलियम एच. मैसी और उनकी पत्नी फेलिसिटी हफमैन के साथ अभिनय का अध्ययन किया जिसे मैसी और पुलित्जर पुरस्कार विजेता नाटककार और फिल्म निर्देशक डेविड मैमेट ने विकसित किया था। 17-21 1999 में हॉलीवुड में अल्बा को अधिक प्रसिद्धि मिली जब वह एक अभिमानी हाई स्कूल गिरोह के सदस्य के रूप में रोमांटिक कॉमेडी नेवर बीन किस्ड में एक असुरक्षित कॉपी एडिटर को परेशान करती हुई दिखाई दी जिसमें ड्रू बैरीमोर उनके साथ थीं, और कम देखी गई कॉमेडी हॉरर फिल्म आइडल हैंड्स में डेवॉन सावा के साथ मुख्य महिला भूमिका में दिखाई दी। जबकि अल्बा की 2009 में कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई, 2010 में रिलीज हुई 5 हाई प्रोफाइल फिल्मों में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। वर्ष में उनकी पहली भूमिका द किलर इनसाइड मी में एक वेश्या की थी जो कि इसी नाम की पुस्तक का रूपांतरण था जिसमें केट हडसन और केसी एफ्लेक के साथ थे, जिसका प्रीमियर सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और आलोचकों की ओर से इसे ध्रुवीकृत प्रतिक्रिया मिली थी। 52-53-54 उनकी अगली फिल्म रोमांटिक कॉमेडी वैलेंटाइन डे थी जिसमें उन्होंने जेसिका बील, ब्रैडली कूपर, टेलर लॉटन और जूलिया रॉबर्ट्स जैसे लंबे कलाकारों की टुकड़ी के हिस्से के रूप में एक फूल वाले की प्रेमिका की भूमिका निभाई थी। नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही जिसने दुनिया भर में 216.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 55 माचेटे ने विश्व स्तर पर 44 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 56 नाटक एन इनविजिबल साइन ऑफ माई ओन, जिसे अल्बा ने 2008 के अंत में फिल्माया था, का प्रीमियर हैम्पटन फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसमें उन्होंने एक दर्दनाक रूप से अलग-थलग युवती का किरदार निभाया था। 57-58-59 उनकी आखिरी 2010 की फिल्म कॉमेडी लिटिल फॉकर्स थी जिसमें उन्होंने एक बहिर्मुखी ड्रग प्रतिनिधि की भूमिका निभाई थी जिसमें रॉबर्ट डी नीरो के साथ फिर से काम किया था जो मैचेट में भी थे। आलोचकों की नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म ने दुनिया भर में 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की कमाई की। 60 अपनी सभी 2010 की भूमिकाओं के लिए उन्हें सबसे खराब सहायक अभिनेत्री के लिए रेजी पुरस्कार मिला। 61 2001 वर्तमान एक्शन और स्वतंत्र मीडिया प्रोडक्शन। 2011 में अल्बा ने रॉबर्ट रोड्रिग्ज के साथ तीसरी बार फिल्म स्पाई किड्स ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड में काम किया जिसमें उन्होंने एक सेवानिवृत्त जासूस की भूमिका निभाई जिसे फिर से कार्रवाई में बुलाया जाता है। अपने नए सौतेले बच्चों के साथ बंधन बनाने के लिए वह उन्हें अपने साथ बुलाती है। 62 यह फिल्म फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों की तुलना में बॉक्स ऑफिस पर फीकी रही लेकिन फिर भी यह एक मध्यम सफलता थी जिसने दुनिया भर में 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की। 63 इसके बाद अल्बा एडम स्कॉट, रिचर्ड जेनकिंस, जेन लिंच, मैरी एलिजाबेथ विंस्टेड और कैथरीन ओहारा के साथ कॉमेडी एसीओडी 2013 में दिखाई दी जिसमें उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट द्वारा वर्णित तलाक के साथी बच्चे की भूमिका निभाई जिसके साथ स्कॉट का चरित्र अपनी प्रेमिका को लगभग धोखा देता है। 64 स्क्रीन रेंट आलोचक बेन केंड्रिक ने लिखा, विंस्टेड और अल्बा भी अपना योगदान देते हैं। 65 एकॉर्ड को उत्तरी अमेरिका में सीमित नाटकीय रन मिला। 66 2013 में अल्बा ने मध्यम रूप से सफल एनिमेटेड फिल्म एस्केप फ्रॉम प्लैनेट अर्थ में अपनी आवाज अभिनय की शुरुआत की। 67 अल्बा ने निर्देशक रोड्रिगेज के साथ 2 फिल्म सीक्वल के लिए एक बार फिर काम किया। उन्होंने माचेटे किल्स 2013 में एक अप्रमाणित कैमियो उपस्थिति में एक आव्रजन अधिकारी की अपनी भूमिका को दोहराया जो आलोचकों और दर्शकों के साथ फ्लॉप रही। 68 और स्ट्रिपर नैन्सी कैलाहन की उनकी बहुत बड़ी भूमिका सिन सिटी ए डेम टू किल फॉर में अपने दिवंगत रक्षक का बदला लेने की कोशिश करती है जिसे अगस्त 2014 में 2D और 3D पर रिलीज किया गया था। 69 70 71 पहली फिल्म के विपरीत ए डेम टू किल फॉर एक व्यावसायिक विफलता थी
जिसने अपने यूएस 65 मिलियन के उत्पादन बजट के मुकाबले यूएस 39 मिलियन की कमाई की, 72 और फिल्म आलोचकों से मिश्रित समीक्षा प्राप्त की। वैरायटी को लगा कि यह अल्बा के चरित्र को एक शोषित व्यक्ति से सशक्त व्यक्ति में बदलने का एक देर से किया गया लचर प्रयास था। 73 इसके बाद उन्होंने ड्रामेडी डियर एलेनोर 2014 में एक कैबरे शो कलाकार की भूमिका निभाई, रोमांटिक कॉमेडी सम काइंड ऑफ ब्यूटीफुल 2014 में एक सफल और सम्मानित अंग्रेजी प्रोफेसर की एथलेटिक प्रेमिका, थ्रिलर स्ट्रेच 2014 में एक लिमो कंपनी में रिसेप्शनिस्ट, क्राइम कॉमेडी बेयरली लेथल 2015 में भावनात्मक रूप से कमजोर हथियार तस्कर और हॉरर फिल्म द व्हील 2016 में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता की भूमिका निभाई। सभी फिल्में सीमित नाटकीय रन और वीओडी के लिए जारी की गईं। 74, 75, 76 एक्शन फिल्म मैकेनिक रिसर्जेक्शन 2016 में जेसन स्टैथम के साथ अल्बा ने एक सेवानिवृत्त हिटमैन की प्रेमिका की भूमिका निभाई। उन्होंने फिल्म के लिए आकार में आने के लिए क्राव मागा किया। 77 और उनके चरित्र द्वारा प्रदर्शित ताकत से आकर्षित हुईं। उन्होंने टिप्पणी की, मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्मों के लिए आपको अक्सर महिला रोमांटिक लीड को किक बट देखने को नहीं मिलता है। मेरा मतलब है, यह आमतौर पर वह आदमी द्वारा बचाया जा रहा है और इसलिए यह अच्छा है कि मुझे एक कठोरता और एक सच्चे दिल के साथ मेज पर आने का मौका मिला। 78 फिल्म ने दुनिया भर में यूएस 125.7 मिलियन कमाए। 79 वह डिज्नी प्लस के लिए पेरेंटिंग विदाउट बॉर्डर्स कार्यरत शीर्षक नामक एक नई डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला में अभिनय और कार्यकारी निर्माता होंगी, जो दुनिया भर के परिवारों और उनकी मान्यताओं और संस्कृति पर केंद्रित होगी। 80 अन्य प्रयास ईमानदार कंपनी जनवरी 2012 में अल्बा और बिजनेस पार्टनर क्रिस्टोफर गेविगन ने द ऑनेस्ट कंपनी लॉन्च की, जिसमें घरेलू सामान, डायपर और बॉडी केयर उत्पादों का संग्रह बेचा गया। 10 कंपनी सफल रही और 2014 तक इसकी कीमत $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 81 2013 की शुरुआत में अल्बा ने अपनी किताब द ऑनेस्ट लाइफ रिलीज की, जो उनके परिवार के लिए एक प्राकृतिक, गैरविषाक्त जीवन बनाने के उनके अनुभवों पर आधारित थी। यह किताब न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बन गई। 82-83 अक्टूबर 2015 में अल्बा ने ऑनेस्ट ब्यूटी नाम से स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स का एक कलेक्शन लॉन्च किया। 84-85 अप्रैल 2022 तक अल्बा के पास कंपनी का 6.5% हिस्सा था। वह कंपनी की मुख्य रचनात्मक अधिकारी के पद पर कार्यरत थी। उसे सालाना $7 लाख का मूल वेतन और एक $500,000 मूल्य के प्रतिबंधित स्टॉक मिलते थे। 86 अल्बा ने अप्रैल 2024 में मुख्य रचनात्मक अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया। 87 दान और सक्रियता अल्बा ने डिक्लेयर योरसेल्फ द्वारा बॉन्डेज थीम वाले प्रिंट विज्ञापन अभियान के लिए पोज दिया। यह अभियान 2008 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए युवाओं के बीच मतदाता पंजीकरण को प्रोत्साहित करता है। मार्क लिडेल द्वारा खींचे गए विज्ञापनों में 88-89 अल्बा को काले टेप में लपेटा हुआ और मुंह पर पट्टी बांधे हुए दिखाया गया है और इसने राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। 89 अल्बा ने विज्ञापनों को करने के बारे में कहा कि इससे मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। अल्बा ने यह भी कहा, मुझे लगता है कि युवा लोगों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस देश में उन्हें राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता है। लोग चौंकाने वाली चीजों पर प्रतिक्रिया देते हैं। 89 अल्बा ने 2008 के प्राथमिक सत्र के दौरान डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बराक ओबामा का समर्थन किया। 90 उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए हिलेरी क्लिंटन के अभियान का भी समर्थन किया। 91 2009 में डॉन जून 2009 में ओक्लाहोमा सिटी में द किलर इनसाइड मी की फिल्मांकन के दौरान अल्बा निवासियों के साथ विवाद में शामिल थी, जब उसने शहर के चारों ओर शार्क के पोस्टर चिपकाए थे। 92 अल्बा ने कहा कि वह महान सफेद शार्क की घटती आबादी की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही थी। मीडिया आउटलेट्स ने अनुमान लगाया कि अल्बा का पीछा किया जाएगा और उस पर बर्बरता का आरोप लगाया जाएगा। 93 16 जून 2009 को ओक्लाहोमा सिटी पुलिस ने कहा कि वे अल्बा के खिलाफ आपराधिक आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि कोई भी संपत्ति मालिक इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। 94-95 अल्बा ने पीपल पत्रिका को दिए एक बयान में माफी मांगी और कहा कि उसे अपने किए पर पछतावा है। 94 बाद में उसने यूनाइटेड वे को एक अज्ञात राशि $500 से अधिक 96 दान की।
2011 में अल्बा ने 1976 के विषाक्त पदार्थ नियंत्रण अधिनियम के संशोधन सुरक्षित रसायन अधिनियम के समर्थन में वाशिंगटन डीसी में 2 दिवसीय लॉबिंग प्रयास में भाग लिया। 101, 102 अल्बा 2015 में कैपिटल हिल में सांसदों की पैरवी करने के लिए लौटीं क्योंकि उन्होंने एक बार फिर 1976 के पदार्थ नियंत्रण अधिनियम के प्रतिस्थापन पर बहस की। 103 वह समलैंगिक अधिकारों की भी प्रबल समर्थक रही हैं और 27 जून 2013 को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने ट्वीट किया, समानता प्यार। 104 अल्बा के चैरिटी कार्यों में क्लॉथ्स ऑफ अवर बैक, ए हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन, प्रोजेक्ट होम, RADD, रेवलॉन रन वॉक फॉर विमेन, SOS चिल्ड्रेंस विलेज, सोल्स 4 सोल्स, स्टेप अप और बेबी 2 बेबी के साथ भागीदारी शामिल है। 105, 106 अल्बा अफ्रीका में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए एक गोल आंदोलन की राजदूत हैं। 107 उन्होंने बेबी 2 बेबी, एंजेल, राजदूत के रूप में भी काम किया है। लॉस एंजल्स में परिवारों को डायपर और कपड़ों जैसी वस्तुओं को दान करने और वितरित करने में मदद की है। 108 2015 में अल्बा और द ऑनेस्ट कंपनी ने न्यूयॉर्क शहर के माउंट सिनाई अस्पताल में एक प्रयोगशाला प्रायोजित की। सार्वजनिक छवि, लहराते बालों वाली, ढीली बन में बंधी, सुनहरी लोकर ड्रेस पहने मुस्कुराती हुई युवती और उसके साथ एक आदमी है। वह ऑटोग्राफ दे रही है। 2007 में फैंटास्टिक फॉर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर के लंदन प्रीमियर में अल्बा ने पिछले कुछ सालों में अपने लुक के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित किया है और उन्हें कई प्रकाशनों की उस समय की सबसे आकर्षक हस्तियों की सूची में शामिल किया गया है। उन्हें 2001 से 2014 तक कई बार मैक्सिम मैगजीन की हॉट 100 सूची में शामिल किया गया था। 32, 110, 111, 112 इस पर उन्होंने कहा है, मुझे अपनी कामुकता का फायदा उठाने के लिए कुछ हद तक जाना पड़ता है, जबकि लोगों को उस तरह से सोचने के लिए निर्देशित करना पड़ता है जैसा मैं चाहती हूं। 113 2002 में उन्हें Hollywood.com पोल में 5वीं सबसे सेक्सी महिला स्टार चुना गया था। 114 2005 में उन्हें पीपल मैगजीन के 50 सबसे खूबसूरत लोगों में से एक नामित किया गया था। 115 और 2007 में पत्रिका की 100 सबसे खूबसूरत सूची में दिखाई दिया। 116 उन्हें FHM की सबसे सेक्सी महिलाओं की सूची में भी नामित किया गया है। 117 2006 में प्लेबॉय पत्रिका के 25 सबसे सेक्सी सेलिब्रिटीज में अल्बा का नाम शामिल था और वह उस साल इसके कवर पेज पर दिखाई दी थीं। 118 वह प्लेबॉय के खिलाफ मुकदमे में शामिल थीं क्योंकि इस कवर पेज पर उनकी छवि का इस्तेमाल इनटू द ब्लू के लिए एक प्रमोशनल शॉट से उनकी सहमति के बिना किया गया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि इससे यह आभास होता है कि उन्हें इस अंक में नग्न चित्र में दिखाया गया है। बाद में उन्होंने प्लेबॉय के मालिक ह्यूग हेफन से व्यक्तिगत माफी मिलने के बाद मुकदमा वापस ले लिया, जो अल्बा द्वारा समर्थित 2 चैरिटी को दान देने के लिए सहमत हुए थे। 119 2006 में भी आस्कमेन.com के पाठकों ने अल्बा को अपनी 99 सबसे वांछनीय महिलाओं की सूची में एक वोट दिया था। 120 2007 में अल्बा को एम्पायर मैगजीन के 100 सबसे सेक्सी मूवी स्टार्स में चौथा स्थान दिया गया था। 121 GQ और InStyle दोनों ने ही जून 2008 के अपने कवर पेजों पर अल्बा को जगह दी थी। 122 123 वह 2009 के कैम्पारी कैलेंडर में दिखाई दी, जिसमें उनकी पोजिंग की तस्वीरें थीं। कैम्पारी ने कैलेंडर की 9,999 प्रतियां छापीं। 124 125 2011 में उन्हें मेंस हेल्थ द्वारा अब तक की 100 सबसे हॉट महिलाओं में से एक नामित किया गया था। 126 और 2012 में लोगों ने उन्हें हर उम्र में सबसे खूबसूरत में से एक नामित किया। 127 2010 में रिपोर्टें सामने आईं कि एक 21 वर्षीय चीनी लड़की अपने पूर्व प्रेमी को वापस पाने के लिए अल्बा जैसी दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी की मांग कर रही थी। स्टार ने प्यार के लिए किसी की उपस्थिति को बदलने की कथित आवश्यकता के खिलाफ बात की। 128 मुझे लगता है कि कुछ महत्वाकांक्षी लड़कियां हैं जो मशहूर होने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, और उन्हें लगता है कि इस व्यवसाय में पुरुषों को महिलाओं द्वारा ऐसा करने की आदत है। लोगों को चाहे जो भी लगे, मैंने कभी अपनी कामुकता का इस्तेमाल नहीं किया। मेरे लिए यह इसका हिस्सा नहीं है। जब मैं किसी मीटिंग में होती हूं
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक संपत्ति क्यों हूँ, मैं एक वस्तु कैसे हूँ, मैं कैसे लोगों को सीट पर बिठा सकती हूँ, न कि एक मौका है कि आप मुझे चोदने में सक्षम होंगे। यह कभी मेरा सौदा नहीं रहा। अल्बा ने अपने अभिनय करियर में अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए अपनी सेक्स अपील का उपयोग नहीं करने पर कहा। 2008 129 अल्बा ने अपने द्वारा ऑफर किए गए किरदारों की अधिकता के आधार पर एक सेक्स किटन के रूप में टाइपकास्ट होने के अपने डर पर टिप्पणी की है। एक साक्षात्कार में अल्बा ने कहा कि वह एक अभिनेत्री के रूप में गंभीरता से ली जाना चाहती थी, लेकिन उनका मानना था कि उन्हें ऐसी फिल्में करने की जरूरत थी जिनमें उन्हें अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए अन्यथा कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अंततः उन्हें अपनी फिल्म परियोजनाओं में अधिक चयनात्मक होने की उम्मीद है। 131 अल्बा को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है कि वह किसी भूमिका के लिए नग्नता नहीं करेंगी। 132 उन्हें फिल्म के निर्देशकों फ्रैंक मिलर और रॉबर्ट रॉड्रिग्ज द्वारा सिन सिटी में नग्न दिखने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, मैं नग्नता नहीं करती, मैं बस नहीं करती। शायद यह मुझे एक बुरी अभिनेत्री बनाता है, शायद मुझे कुछ चीजों में काम नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे बहुत अधिक चिंता है। 133 उन्होंने एक जीक्यू शूट के बारे में टिप्पणी की जिसमें वह कम कपड़ों में थीं। वे नहीं चाहते थे कि मैं दादी की पैंटी पहनूं, लेकिन मैंने कहा अगर मैं टॉपलेस होने वाली हूं तो मुझे दादी की पैंटी पहननी होगी। 134 व्यक्तिगत जीवन सिडनी वेल्स लॉस एंजल्स की एक सफल शास्त्रीय वायलिन वादक हैं जो 5 साल की उम्र से अंधी हैं। ऐसा पटाखों से हुई एक दुर्घटना के कारण हुआ था। 15 साल बाद रिहर्सल के दौरान कंडक्टर और पियानोवादक साइमन मैकुलॉ का जन्मदिन मनाने के बाद सिडनी एक कॉर्निया प्रत्यारोपण से गुजरती है, जिससे उसकी दृष्टि वापस आ जाती है, जो पहले थोड़ी धुंधली थी। जैसे जैसे समय बीतता है, सिडनी की दृष्टि साफ होने लगती है, हालांकि उसे डरावने दृश्य भी दिखाई देने लगते हैं, ज्यादातर आग के और लोगों के मरते हुए। वह उन लोगों को भी देखती है जो पहले से ही मर चुके हैं। एक बार एक लड़की उसके ठीक बीच से गुजरती है। सिडनी दृश्यों के रहस्य को सुलझाने का प्रयास करती है और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करती है, मुख्य रूप से उसके दृश्य चिकित्सक और साथी वायलिन वादक पॉल फॉल्कनर। पॉल के साथ सिडनी मैक्सिको की यात्रा करती है, जहां कॉर्निया दाता एना क्रिस्टीना मार्टिनेज मूल रूप से थी। वह एना की मां से पता लगाती है कि आग और मौत की छवियां एक औद्योगिक दुर्घटना का परिणाम है, जिसकी भविष्यवाणी एना ने की थी। एना ने खुद को फांसी लगा ली क्योंकि वह दुर्घटना को रोकने में असमर्थ थी। सिडनी एना की आत्मा को माफ कर देती है, जो शांति से चली जाती है। जैसे ही सिडनी और पॉल घर की यात्रा शुरू करते हैं, वे सीमा के दूसरी ओर पुलिस के पीछा करने के कारण यातायात की भीड़ में फंस जाते हैं। सिडनी अपनी दृष्टि से छोटी लड़की को अपने बगल की कार में देखती है। तब उसे एहसास होता है कि यही उसका दृष्टिकोण है, दुर्घटना में मरने वाले लोगों को बचाना। अभी भी मौत के साए को देख पाने में सक्षम सिडनी लोगों से भरी एक बस से शुरुआत करते हुए सभी को हाईवे से हटाना शुरू कर देती है। वह और पॉल सभी को यह बताकर बस और कारों को छोड़ने के लिए मना लेते हैं कि बस के अंदर एक बम है। हालांकि पुलिस का पीछा कर रहा एक ड्राइवर सीमा की बाधाओं को पार कर जाता है और एक टैंक ट्रक से टकरा जाता है। इस प्रक्रिया में लीक हो रहे गैसोलीन में आग लग जाती है। सिडनी कार में फंसी छोटी लड़की को देखती है। उसकी मां कार के सामने जमीन पर पड़ी है, पहले से ही एक यात्री से टकरा चुकी है और बेहोश हो रही है। पॉल खिड़की तोड़ता है और लड़की को बाहर निकालता है। पॉल और सिडनी लड़की और उसकी मां को टैंक ट्रक के चेन विस्फोट होने से ठीक पहले सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। इस प्रक्रिया अस्पताल में उपचार के बाद वह लॉस एंजल्स लौट आती हैं और एक दृष्टिहीन वायलिन वादक के रूप में अपना प्रदर्शन जारी रखती हैं, हालांकि अपनी स्थिति के प्रति उनका दृष्टिकोण अधिक आशावादी है। कास्ट जेसिका अल्बा, सिडनी वेल्स, एक वायलिन वादक जो बचपन से अंधी रहने के बाद अपनी दृष्टि वापस पा लेती है। पार्कर पोसी, हेलेन वेल्स, सिडनी की बहन। एलेसेंड्रो निवोला, पॉल फॉल्कनर, राडे सरबेडिजा और साइमन मैकुलॉ डॉ के रूप में ओब्बा बाबाटुंडे हॉकिंस। टेमलिन टोमिता मिस चेउंग के रूप में। एना क्रिस्टीना मार्टिनेज के रूप में फर्नांडा रोमेरो। राचेल टिकोटिन, रोजा मार्टिनेज। क्लो ग्रेस मोरेच, एलिसिया मिलस्टोन के रूप में। उत्पादन पैंग बंधुओं की मूल 2002 की हांगकांग फिल्म द आई के रीमेक अधिकार क्रूज वैगन प्रोडक्शंस द्वारा खरीदे गए। बैंड ब्लैक ऑडियो ने बिटवीन ब्रेथ्स और द लव लेटर गीतों के वाद्य संस्करण उपलब्ध कराए,
जिनका उपयोग 2008 की फिल्म के ट्रेलरों और आधिकारिक वेबसाइट पर किया गया। इससे पैदा हुई चर्चा के जवाब में इलेक्ट्रॉनिक जोड़ी के जेड पुगेट ने सभी सेक्स सेल्स गीतों को वाद्य रूप में सार्वजनिक रूप से रिलीज करने का सुझाव दिया। अल्बा ने नेत्रहीन सोप्रानो जेसिका बच्चीचा के साथ काफी समय बिताया और यह सीखा कि अंधे लोग कैसे रहते हैं, सफेद छड़ी का उपयोग कैसे करते हैं, ब्रेल लिपि कैसे पढ़ते हैं आदि। यह अमेरिकी रीमेक 2005 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म नैना का अनुसरण करती है, जो पैंग ब्रदर्स की फिल्म पर आधारित है। उद्धरण वांछित फिल्मांकन मुख्य रूप से अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको और आसपास के क्षेत्रों में किया गया था। सेट शहर के मेट्रो क्षेत्र के अधिकांश हिस्से का उपयोग करके बनाए गए थे। सिडनी का अपार्टमेंट एक साउंड स्टेज पर बनाया गया था और इसे अल्बुकर्क में भी फिल्माया गया था। बाहरी हिस्से को डाउनटाउन लॉस एंजल्स क्षेत्र जैसा दिखने के लिए शूट किया गया था। अस्पताल के स्थापित दृश्य, जिसमें सिडनी की दृष्टि बहाल करने वाली सर्जरी हुई थी, बॉयल हाइट्स जिले में लैक यूएससी मेडिकल सेंटर के हैं। 3/4 शॉट मुख्य 18 मंजिल ऊंची केंद्रीय इमारत के उत्तर और दक्षिण पूर्व की ओर देखते हैं, वही इमारत जिसका उपयोग टेलीविजन सोप ओपेरा जनरल हॉस्पिटल के लिए किया गया था। काल्पनिक रूप से जला हुआ चीनी रेस्तरां सिडनी के घर से सिर्फ 3 ब्लॉक की दूरी पर स्थित है। आउटडोर दृश्यों सहित कई अन्य दृश्य अल्बुकर्क में फिल्माए गए। 4. स्वागत। आलोचनात्मक स्वीकार्यता। फिल्म को आलोचकों से आम तौर पर नकारात्मक समीक्षा मिली, कई लोगों ने इसे मूल से कमतर माना। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर फिल्म को 78 समीक्षाओं के आधार पर 22% की स्वीकृति रेटिंग मिली, जिसकी औसत रेटिंग 4.3 थी। साइट की आलोचनात्मक सहमति पड़ती है। लकड़ी के प्रदर्शन और न्यूनतम डर की विशेषता। द आई एक एशियाई हॉरर फिल्म का एक और उबाऊ रीमेक है। 5. मेटाक्रिटिक पर फिल्म को 13 आलोचकों के आधार पर 100 में से 36 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षा दर्शाता है। 6. जेसिका अल्बा के अभिनय की भी आमतौर पर आलोचना की गई। द न्यूयॉर्क टाइम्स की जीनेट कैट्सोलिस ने इसे बेकार कहा। 7. अल्बा को इस फिल्म के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के लिए गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि उन्होंने फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए 2008 के टीन चॉइस अवार्ड्स में चॉइस मूवी एक्ट्रेस हॉरर थ्रिलर पुरस्कार जीता। दोस्तों रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो 21 जून 2024 इसकी रिलीजिंग डेट है, जो कि बहुत नज़दीक है। और इसकी लेंथ की बात की जाए तो टोटल मूवी की लेंथ लगभग, मैं आपको बता दूँ, 1 घंटा लगभग 55 मिनट है। साथ ही साथ ये थंडर रोड फिल्म्स द्वारा बनाया गया है और मेन इसे इंग्लिश में बनाया गया है, अमेरिका में इसे बनाया गया है। तो इसकी मेन बेस जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। बाकी इंडिया के अंदर इसे हिंदी में भी लॉन्च किया जाएगा। बाकी रिलीज़ होने पर मैं इसकी एक तरह से एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।